आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऑरस्टेट का प्रयोग क्या होता है और ये प्रयोग आपके एग्ज़ाम में कैसे पूछा जा सकता है। इसके बाद ऑरस्टेट के प्रयोग को हम एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इसके बाद हम लोग बात करेंगे सीधे धारावाही चालकतार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये टॉपिक जिसका नाम मैंने अभी लिया है सीधे धारावाही चालकता के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये टॉपिक आपके एग्जाम में 4 नंबर का कई बार पूछा जा चुका है। तो पहले हम समझेंगे कि ऑरस्टेड ने क्या किया था, इन्होंने कौन सा प्रयोग किया था और ये प्रयोग किस प्रकार की हमें जानकारी देगा। इन सब के बाद हम बात करेंगे सीधे धारावाही चालकतार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। तो मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ऑरस्टेट का प्रयोग क्या होता है। पहले थोड़ा सा रीड करेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे, फिर एनिमेशन के थ्रू समझेंगे। शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है, जिस प्रकार एक चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आपको पता होगा कि एक चुंबक होता है और चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। अगर ये चुंबक है, इसका एक ध्रुव N नॉर्थ साइड और दूसरा साउथ साइड। बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, हम कुछ भी रफ नहीं करेंगे, आप सब कुछ नोट कर लीजिएगा, पहले समझ लीजिए। देखिए ध्यान से, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो हमें पता है कि इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्योंकि अगर ये चुंबक होता तो इसके पास में लोहे के कील चिपक जाती। तो जिस प्रकार चुंबक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक उसी प्रकार देखिए, ठीक उसी प्रकार एक चालक के चारों ओर यदि धारा बह रही हो तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पर आया एक वर्ड जिसका नाम है चालक। अब देखिए यहाँ पर लिखा है एक चालक के ओर यदि चारों ओर यदि धारा बह रही हो। ये चालक क्या है? ये चालक कुछ और नहीं है, ये चालक है एक प्रकार का तार। अगर इस तार में धारा बह रही हो तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कैसे प्रूफ होगा ये कि इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, हम अभी समझेंगे। देखिए चारों ओर यदि धारा बह रही हो तो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है या उत्पन्न हो जाता है, वही बात है। और यही चीज प्रूफ की थी किसने? ऑरस्टेड ने। इन्होंने क्या बताया? ऑरस्टेड ने एक प्रयोग किया। ऑरस्टेड एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने चुंबक के बारे में एक प्रयोग किया। इन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें बताया कि चालक तार, तो यहाँ कहीं चालक है कहीं चालक तार है, आप एक चीज लिख लीजिए, चालक तार लिख लीजिए, चालक लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चालक तार को एक बैटरी से, तो देखिए ध्यान से, ये एक चालक तार है और इसको बैटरी से जोड़ दिया गया है। एक बैटरी व कुंजी से जोड़कर उसके ऊपर एक चुंबकीय सुई रखने से वह विक्षेपित हो जाती है। विक्षेपित होने का मतलब वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। तो विक्षेपित का यहां पर मतलब है घूमना। क्या मतलब है? विक्षेपित का मतलब है घूमना। अभी देखिए ध्यान से, जोड़कर ऊपर एक चुंबकीय सुई रखने पर वह विक्षेपित हो जाती है। बिल्कुल ये विक्षेपित हो जाएगी, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं ऑरस्टेड के प्रयोग को। हमारे पास एक यहाँ पर है ये कंपास और ये है हमारे 2 सेलों को मिलाकर बनी एक बैटरी और ये है हमारी कुंजी और यहाँ पर लगा है एक प्रतिरोध। ये प्रतिरोध कोई ज़रूरी नहीं है, परंतु यहाँ पर प्रतिरोध को लगाया गया है। इसके बाद अभी हमने थ्योरी में देखा था कि ये ऑरस्टेड के प्रयोग में क्या हुआ था। जैसे ही इन सेलों के माध्यम से हम लोग धारा को प्रवाहित करेंगे, ये सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। तो अभी हम अपनी इस कुंजी को जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर ये है कुंजी और इस कुंजी को अब हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, जोड़ेंगे इस कुंजी को। तो जैसे ही मैंने इस कुंजी को दबाया और मैंने देखा यहाँ पर कि सुई ये विक्षेपित हो गई। अभी इस सुई को देखिए हम लोग इसे कहीं और रखते हैं या फिर बैटरी को हम लोग चेंज करते हैं, मतलब धारा की दिशा को बदल दिया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस समय ये धारा इधर से इधर की ओर जा रही है। अभी जैसे ही हम इस धारा की दिशा को बदलेंगे, इस सुई का विक्षेप भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो अभी हम अपने इस स्विच को ऑफ कर लेते हैं और उसके बाद अपने इस सेल की जो दिशा है या धारा की जो दिशा है उसे बदल देते हैं। अभी देखा आपने कि धारा की दिशा यहाँ पर क्या हो गई? बदल गई। अभी धारा
उधर बह रही थी, अब ये धारा की दिशा बदल गई और धारा अब ये इधर से बहने लगेगी। लेकिन अभी आपने कुंजी को तो जोड़ा ही नहीं है, तो जब आप कुंजी को जोड़ेंगे तभी इसमें विक्षेप उत्पन्न होगा। अब हम अपनी इस कुंजी को जोड़ देते हैं। देखिए कुंजी को जोड़ दिया गया। अभी आपने देखा कि सुई में विक्षेप दूसरी दिशा में हो गया, क्योंकि अभी रेड वाला पार्ट आप देखिए ऊपर है। जैसे ही सेल को बदलेंगे अभी रेड वाला पार्ट क्या हो गया, नीचे हो गया। फिर से सेल को बदल दीजिए, आप देखेंगे ये सुई दूसरी दिशा में क्या होने लगेगी, विक्षेपित होने लगेगी। इस बात से यह सिद्ध होता है कि इस चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार से चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही थी। जब हम लोग धारा की दिशा को बदल रहे थे तो चुंबकीय सुई की दिशा भी क्या हो रही थी, बदल रही थी। इसे जरा हम लैंग्वेज में देख लेते हैं। क्या लिखा है, जब बैटरी से धारा प्रवाहित की जाती है तो सुई एक दिशा में विक्षेपित हो जाती है। अभी आपने देखा था सुई एक दिशा में विक्षेपित हो गई थी। फिर लिखा है धारा की दिशा बदलने पर सुई दूसरी दिशा में विक्षेपित हो जाती है। जैसे ही आपने दिशा बदली थी तुरंत सुई दूसरी दिशा में विक्षेपित हो गई थी। ठीक है, और जिससे सिद्ध हो जाता है कि वैद्युत धारा अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है और वही चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, इस सुई को चिपकाने की कोशिश करता है। अब इन डायग्राम्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए ये है हमारा एक चालक तार, ये क्या है, हमारा एक चालक तार है और इस तार को मैंने एक बैटरी से यहाँ पर जोड़ रखा है। क्या रखा है, एक बैटरी से मैंने यहाँ पर चालक तार को जोड़ रखा है। ये बैटरी का धन सिरा है और ये बैटरी का ऋण सिरा है, मतलब निगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो सुई है, ये जो इसकी क्या बोल देते हैं, ये हमारी क्या है कि कुंजी है। हाँ, ये मेरी एक कुंजी है, ये कुंजी अभी जुड़ी हुई नहीं है, मतलब इस परिपथ में कोई भी धारा बह नहीं रही है। परिपथ में कोई भी धारा क्या हो रही है, नहीं बह रही है। तो आप अगर यहाँ पर डायरेक्शंस को नहीं बनाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए जब धारा नहीं बह रही थी तो कुंजी चुपचाप बेचारी सो रही थी, मतलब बेचारी ऐसे लेटी हुई थी। ठीक, कोई विक्षेप इसमें नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने बैटरी के सिरे को आपस में जोड़ दिया, मतलब बैटरी में हम लोगों ने क्या किया, कुंजी को ऑन कर दिया, कुंजी को दबा दिया और जैसे ही कुंजी को दबाया तुरंत क्या हुआ, धारा बहने लगी। और धारा बहने लगी, इस तरफ से धारा निकलेगी क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है। धारा निकली, जैसे ही धारा निकली तुरंत कुंजी अपनी दिशा में घूम गई ना, देखो घूम गई। अब क्या हुआ, धारा फिर से इधर से वापस होते हुए बैटरी के अंदर। अब क्या हुआ, अब इनके सिरे को बदल दीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ पर और ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर डायग्राम है। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है और इधर ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अभी धारा इस तरफ से बहती हुई जा रही थी और अब धारा इस तरफ से बहती हुई आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ धारा की दिशा को बदल दिया गया है। कैसे बदला गया है, जो हमारी बैटरी थी, जो हमारे सेल थे, उनके टर्मिनल्स को चेंज कर दिया गया है। और टर्मिनल को अगर आप बदल दोगे तो धारा की डायरेक्शन भी क्या बदल जाएगी। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में ये हुआ कि ये जो सुई थी ये दूसरी दिशा में विक्षेपित हो गई। अब कैसे, देखिए ये ब्लैक पॉइंट अभी नीचे था, अभी ब्लैक ऊपर हो गया। सो आप कह सकते हो कि ये स्पष्ट हो जाता है कि आपका जो वैद्युत धारा बहती है जो आपकी एक तार के चारों ओर, उससे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और वो चुंबकीय क्षेत्र कैसे सिद्ध हुआ, सुई हमारी विक्षेपित होने लगी। इससे ये होता है सिद्ध कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जब किसी परिपथ में धारा बहती है। उम्मीद है पूरा ये टॉपिक और स्टेट का प्रयोग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं उस तरफ, कहाँ बढ़ते हैं हम लोग विद्युत धारा के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। तो अब हम बात करेंगे कि सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आखिर होता क्या है। देखिए हमारे पास है एक ये गत्ता, जो ये गत्ता है बीच में इसमें कर लिया है मैंने छेद। ये लकड़ी का भी हो सकता है और ये हमारे कागज का भी हो सकता है। गत्ते में बीच में कर लिया गया है छेद और इसमें एक वायर इस प्रकार से ऐसे डाल दिया गया है। जब ये वायर इसमें डाल दिया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, ऊपर से एक पतला सा वायर और लगा दिया गया है, बीच में लगा दिया गया है एक कुंजी, और कुंजी लगाने के बाद नीचे से ये नीचे वायर को फिर से जोड़ दिया गया। ठीक इस प्रकार
क्या किया गया है, एक गत्ता लिया गया है, बीच में उसमें छेद किया गया है, छेद करने के बाद उसके बाद उसमें एक वायर डाल दिया गया है। जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये चालक तार है, जिसे हम लोग वायर कहेंगे, तार है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो एक पतला सा वायर और जोड़ दिया गया है, बीच में एक कुंजी लगा दी गई है, फिर उसके बाद ये बैटरी है और ये तार नीचे से आके फिर से क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। मतलब पूरा सिस्टम अब तैयार हो चुका है, पहले समझ लीजिए। फिर उसके बाद अब थोड़ा सा हम लोग लोहे का बुरादा लेकर आते हैं। लोहे का बुरादा इसलिए लेकर आए हैं ताकि ये सिद्ध हो जाए कि ये जो तार है चुंबक की भांति व्यवहार करता है और ये लोहे का बुरादा इसमें चिपकने की कोशिश करता है। ये हमें सिद्ध करना है। अब हम अपना लोहे का बुरादा इसमें क्या करेंगे, डाल देंगे। जैसे ही लोहे का बुरादा हम इसमें डाल देंगे, हमें थोड़ी देर बाद ऐसा दिखाई देगा कि वो जो लोहे का बुरादा है वो ऐसे सर्कल के रूप में क्या हो गया है, बन गया है। ठीक, इस प्रकार से वो सर्कल के रूप में लोहे का बुरादा इकट्ठा हो जाएगा। इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि ये जो तार है ये एक चुंबकीय क्षेत्र की भांति व्यवहार करता है। अब इसे हम अपनी इस कॉपी के थ्रू, मतलब बोर्ड के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, पहले क्या किया गया है, जब किसी सीधे तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो मतलब मैंने क्या किया, एक सीधा तार लिया और उसमें करंट को प्रवाहित कर दिया, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। इसे कैसे सिद्ध करेंगे वो देखिए। फिर देखिए ध्यान से, इस क्षेत्र की बल रेखाओं को लोहे के बुरादे द्वारा देखा जा सकता है। अब लोहे का बुरादा जब इसमें डाल देंगे तो संकेंद्रीय वृत्त बनेंगे। संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, संकेंद्रीय वृत्त होते हैं जैसे कि मान लीजिए उसका केंद्र एक ही हो और इस पे रखने के बाद इस प्रकार से बहुत सारे वृत्त क्या कर दिए जाए, बना दिए जाए। इन वृत्तों को कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त, मतलब इनका केंद्र एक ही है, प्रकाल की नोक यही है, पर लगातार दूरी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ऐसे वृत्तों को कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, अभी ध्यान से देखिए क्या लिखा है, इन बल रेखाओं को लोहे के बुरादे द्वारा देखा जा सकता है। हम एक समतल गत्ता ले लेते हैं, गत्ते में छेद करके तार को चित्रानुसार लगाते हैं। जब सब कुछ काट के कुछ लिखना हो तो लिख दीजिए चित्रानुसार लगाते हैं, क्योंकि चित्र आप बनाओगे अपनी कॉपी पे। ठीक है, चित्रानुसार लगाते हैं। तार में धारा प्रवाहित करने पर बुरादा संकेंद्रीय वृत्तों का आकार ले लेता है, मतलब वो वृत्त के आकार क्या हो जाता है। जैसे ही बुरादा ये होगा ऐसे वृत्त के आकार में वो इकट्ठा हो जाएगा, पतली पतली लाइन बन जाएंगी लोहे के बुरादे की। ठीक है, अभी आगे देखिए क्या है, इससे सिद्ध होता है कि तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक, यह चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। किन किन बातों पर निर्भर करेगा वो हम अभी आपको बताएंगे। पूरी प्रोसेस एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। मैंने क्या लिया, एक गत्ते का क्या लिया, हमने एक गत्ता ले लिया, फिर उसके बाद बीच में एक हमने वायर डाल दिया। वायर डालने के बाद कुछ इस प्रकार से मैंने अपना गत्ता ले लिया और गत्ता लेने के बाद उसमें एक वायर मैंने डाल दिया। अब जैसे ही वायर मैंने डाला, फिर से ध्यान से सुनिएगा, वायर डाला तो लोहे का बुरादा उसमें मैंने डाल दिया और लगा दिया मैंने इधर से बैटरी। जब हम इसमें करंट को प्रवाहित करेंगे, स्विच को ऑन करने के बाद करंट को प्रवाहित करेंगे तो लोहे का बुरादा वृत्तों के आकार से वो इकट्ठा हो जाएगा। इससे यह सिद्ध होता है कि एक सीधा जो तार होता है वो भी एक चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, और यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। अब बात ये उठती है कि अगर एग्जाम में हम इन डायरेक्शंस को भूल गए तो क्या मेरा ये डायग्राम गलत हो जाएगा? जी हाँ, डायग्राम गलत हो जाएगा। अब इसे सुनिए, कैसे इनको याद रखना है, कैसे समझना है। देखिए, ये तो डायरेक्शन आप समझ गए होंगे कि पॉजिटिव सिरे से करंट बहना शुरू होगी तो इधर से आएगी और ऐसे बहती हुई चली जाएगी, तो ये तो आप डायरेक्शन समझ गए होंगे। लेकिन जो इसके सर्कल के अंदर डायरेक्शन बनी है उसको समझने में आपको प्रॉब्लम हुई होगी। अब आप ऐसे समझिए, ऐसे समझिए कि ये मेरा क्या है, अंगूठा है, और ये याद कीजिए मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। अब धारा जो है वो अंगूठे की दिशा में बह रही है, तो जो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो कुछ ऐसे होगी कि नहीं होगी। अब ठीक उसी प्रकार इस डायग्राम को देखिए, ये धारा ऊपर की ओर बह रही है और मेरा हाथ देखिए ऐसे, तो ऐसे ऐसे आपको बनाना है, ऐसे समझ गए होंगे। अगर धारा ऊपर है तो ये डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए। आप क्लियर समझ रहे होंगे कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर ये मान लीजिए ये धारा ऊपर की ओर बह रही है तो इसमें इस प्रकार से ऐसे बहनी चाहिए, क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी होनी चाहिए। क्लियर है इतनी बात? ये हुई डायरेक्शंस की बात। याद रखिएगा इस बात को कि अगर धारा ऊपर की ओर बह रही है तो एंटी क्लॉकवाइज जो है इनकी डायरेक्शन होगी, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में होगी। बात समझ में आपको आ गई होगी कि मैंने आपको क्या बताया। ये जो पूरा टॉपिक मैंने आपको यहाँ पर बताया है ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं कि यह चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है।
ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। उम्मीद है इतना समझ गए होंगे। अब यह चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी पे आप इसे नोट कर लीजिएगा। कुछ बातें हैं, यहाँ से एक जो है छोटा सा फॉर्मूला निकलेगा और उस फॉर्मूले में आपको एक दो न्यूमेरिकल भी क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं। इसलिए वो न्यूमेरिकल भी हम आपको लास्ट में करवाएंगे। और अब हम बढ़ते हैं कि आपको किन किन बातों पे ये आपका चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है। ध्यान से सुनिएगा। पहली बात कि क्या लिखने जा रहे हैं, निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहली चीज़, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से सुनिएगा, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिख लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र जो इसका बी होता है, बी से लिखा जाता है चुंबकीय क्षेत्र को, ठीक। तार में बहने वाली, ये आपको कॉपी पे लिखना है, तार में बहने वाली धारा। तो धारा कितनी बह रही थी, स्मॉल आई। तार में बहने वाली धारा स्मॉल आई के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, तार में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, के अनुक्रमानुपाती। अब ये अनुक्रमानुपाती क्या होता है, इसे समझेंगे। अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। तो ये हो गई, ये हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र बी। और ये अनुक्रमानुपाती होता है धारा जो भी बहेगी वो उसकी। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम धारा को बढ़ा दें तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब वो अधिक तीव्रता के साथ उसको अट्रैक्ट करने लगेगा। किसको, लोहे को, है ना। क्योंकि तीव्रता अगर बढ़ गई, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ गया, तो अट्रैक्शन की जो पावर है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ये पहला पॉइंट हो गया। इसे समीकरण नंबर क्या मानेंगे आप, 1 मानेंगे। दूसरा समीकरण देखिए, लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र लिख लीजिए या तीव्रता लिख लीजिए, एक ही चीज है। चुंबकीय क्षेत्र जो इसका बी है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, उस देखिए ध्यान से, चुंबकीय क्षेत्र जो बी है उस बिंदु की चालक तार से दूरी आर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। मान लीजिए ये हमारा क्या है, तार है, और यहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक जितनी भी दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, आर कहलाएगी। ध्यान से सुनिएगा, क्या दूरी कहलाएगी, आर कहलाएगी। तो जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जाएगी, तीव्रता क्या होती जाएगी, लगातार घटती जाएगी। इससे क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, ध्यान से सुनिए, मान लीजिए इस तार में चुंबक है और मुझे यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो चुंबक हम अगर यहाँ है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना लोहे का टुकड़ा लाएंगे, तो ये चिपकेगा क्या, चिपकेगा, बिल्कुल चिपकता है। मान लीजिए कि ये पास जाएगा, अट्रैक्ट करेगा वो उसको। लेकिन अगर ये दूरी बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, अगर ये दूरी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब ये अट्रैक्शन की पावर कम हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, अनुक्रमानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसे ऐसे समझिए, देखिए ध्यान से, ठीक है। देखिए ध्यान से, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु की दूरी आर के व्युत्क्रमानुपाती होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी, जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक ही बात है, दोनों को बी से ही लिखते हैं, ठीक है। तो व्युत्क्रमानुपाती होगी, तो इसका मतलब बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r के। ये हो गया आपका समीकरण नंबर कितना, 2, ठीक। अब आप लिखोगे समीकरण 1 व 2 से। ध्यान से सुनिएगा, समीकरण 1 व किससे, 2 से। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, देखिए ध्यान से, दोनों समीकरण मिलाकर एक चीज़ बन जाएगी, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसमें और इसमें देखिए ध्यान से, आई हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आर। ये इतनी बात हो गई। बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल I/R हो गया। ये दोनों समीकरण मिलाने के बाद बी और बी ही रहेगा। ये देखिए, बी व्युत्क्रमानुपाती है आर के, अनुक्रमानुपाती है आई के। तो ये दोनों मिलाकर एक समीकरण बन गया, ठीक। अब कभी भी अगर इनवर्सली ये चीज़ें आपको कोई ऐसे नहीं बताएगा। जब कभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, देखिए इसीलिए मेरा थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लेंदी जरूर होता है, बड़ा जरूर होता है, पर सब कुछ समझ जाओगे आप। जब कभी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो उसके साथ एक नियतांक आता है। वो नियतांक आप अपने आप से नहीं लिख सकते,
वो नियतांक वो लोग लिख सकते हैं जिन्होंने ये निबंध दिया होगा। ठीक, तो देखिए ध्यान से, बी ये बराबर का चिन्ह हो जाएगा और यहाँ पर एक नियतांक आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए ध्यान से, ऐसे बनाना है आपको, ऐसे यू मत बनाइएगा, इसे म्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यू। और अगर इसके बाद जीरो ऐसे लग जाए तो म्यू नॉट कहा जाता है, म्यू नॉट। याद रखिएगा इस बात को, अभी मैं बताऊंगा ये सब क्या है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक, अभी इसके बारे में डिटेल से बता देंगे न्यूमेरिकल कैसे लगाना है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये हो जाएगा आई बाई आर। क्या हो जाएगा? आई बाई आर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो आप बताओगे बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर। अब ये आई क्या है? धारा है। आर क्या है? वो दूरी है जहां मुझे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ठीक, अब बी का मात्रक क्या होता है? बी का मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, इसका ही मात्रक टेस्ला भी होता है, इसका ही मात्रक गॉस भी होता है। ये सब मैंने आपको बता रखा है सबसे पहले वीडियो में। ठीक है, बहुत सारे व्यू हो गए, उसमें आप लोगों ने देखा नहीं है। ठीक है, अभी क्या हुआ कि ये हो गया मेरा बी। इस तरीके से ये फॉर्मूला तो जनरेट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम समझते हैं कि ये म्यू नॉट क्या है और इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसे समझते हैं। देखिए म्यू नॉट, ध्यान से सुनिएगा, म्यू नॉट इजकल टू, इसे कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। क्या कहते हैं? निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में डिटेल से आपको पढ़ने को मिलेगा इंटर क्लास में, पूरा चैप्टर ये है इसके ऊपर, निर्वात की चुंबकशीलता और वैद्युतशीलता, जिसे एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, बट यू डोंट नो अबाउट दिस, सो डोंट केयर। ये हो गया निर्वात की चुंबकशीलता, चुंबकशीलता। ठीक, यहां लिख सकते हो आप, जहां म्यू नॉट, ये अपनी कॉपी पे लिखिएगा, जहां म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता कहलाती है। ठीक, कहलाती है। अब हम आपको बता देते हैं कि जो ये म्यू 0/4 पाई था, इसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, म्यू 0/4 पाई की वैल्यू क्या होती है? देखिए ध्यान से, म्यू 0/4 पाई, बोर्ड को मुझे पूरा साफ करना पड़ा इसलिए थोड़ा सा स्किप किया मैंने वहाँ पर। म्यू 0/4 पाई, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻7 और इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका मात्रक क्या होगा तो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। और अब ध्यान से सुनिए, आपकी बुक में ये कैसे लिखा होगा? आपकी बुक में लिखा होगा म्यू 0.2 पाई और इजक्वल टू 2 × 10⁻⁻7। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, अगर मैं इस 2 को नीचे ले आऊँ तो 4 ही हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका फ़ायदा ही है, आपको ये याद करने में ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, कि मतलब म्यू 0.4 पाई होगा, 10⁻⁻7 उसकी जगह पे रख देंगे न्यूमेरिकल करते वक्त। अब एक न्यूमेरिकल कर लिया जाए तो सारा झंझट खत्म हो जाए। ठीक, अभी इससे पहले कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका बी होता है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, उसके कुछ मात्रक होते हैं, सुन लीजिए ध्यान से। पहला मात्रक होता है गॉस, दूसरा होता है टेस्ला। ये सब मैंने कहाँ बता रखा है? पहले वीडियो में, आपने शायद वो वीडियो देखा नहीं है। गॉस और टेस्ला। एक और मात्रक होता है, 4 मात्रक होते हैं, एक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर और एक और होता है न्यूटन। तो देखिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये भी 4 मात्रक होते हैं और इन चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। ये वाला एग्जाम में चेंज कर दिया जाता है और पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। फिर आपको कंफ्यूजन हो जाती है और आप गलत करके चले आते हो। अब आप लिख लीजिए एक नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, उसको आप लिख लीजिए। देखिए ध्यान से, लिख लीजिए अनंत लंबाई। क्या लिख लीजिए? अनंत लंबाई के सीधे, देखिए ध्यान से, इसको नोट करके लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। क्या?
उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक अनंत लंबाई के लिए लिखा जाए फॉर्मूला, तो अभी जो आपने फॉर्मूला लिखा था B बराबर μ0/4 पाई, ध्यान से सुनिएगा, और यहाँ लिखा था आपने I बटे कितना R, कोई फर्क नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बस इस I की जगह पे आप 2I लगा दीजिए बस, और कोई भी फर्क नहीं होगा। I की जगह पे कितना हो जाएगा 2I। लेकिन ध्यान में ये रखना है कि अगर ये 2 से 2 को इसको काटना चाहे तो कट जाएगा, ठीक, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए बस वहाँ पे 2 लगा लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सेम फार्मूला वही हमारा हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बाद में कैलकुलेशन के वक्त उसको इससे हम लोग काट देंगे। अब इस तरीके से ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे किसकी, पता किसकी बात करेंगे, अगले टॉपिक की। अब अगला टॉपिक कौन सा होगा उसके लिए आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा इंतज़ार। चलिए अभी धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए हैं चैनल पे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।